हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज के सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस, और जिसमें से आज हम टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सिलेक्टेड हैं फ्रॉम द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, जो कि सीयूटी में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। मतलब इनको कई पेपर्स में फ्रीक्वेंटली देखा गया है, तो हम ऐसे चुने हुए क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इस सेशन को हम लोग बेटा 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो अभी मैं ये फर्स्ट सेशन होगा जिसमें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से आपको 60 क्वेश्चंस करवाऊंगा, और इसके सेकंड सेशन में हम बाकी पार्ट को भी कंप्लीट करने वाले हैं। एक बात, सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, सारे बच्चे पेन कॉपी लेकर ही बैठे सेशन देखने। दूसरी बात यह है कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो क्वेश्चंस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो जो सीयूटी में अक्सर पूछे गए हैं पिछले सालों में, है ना। तो आपको याद क्या करना है कि जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है और उसको खुद से सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व करके फिर देखोगे मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। आपका अगर सही मैच कर तो आप बेटर कर पा रहे हो, ठीक है। अगर गलतियाँ हैं तो आप देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, आप उसमें कौन कौन सी बातें मिस कर रहे हो और क्यों मिस कर रहे हो। तो ये सारी बातें आप वहाँ से समझ पाओगे, ठीक है ना। बस केवल आप ईयरफोन लेकर के फ़ोन लेकर के लेक्चर देख रहे हो तो इससे कुछ बड़ा इफेक्टिव फायदा नहीं होगा। अगर ये रिकॉर्डिंग 1.5 घंटे 1 घंटे की होती है तो 1 घंटे का अगर सेशन है हमारा, तो आप प्रयास करिए कि अगर वीडियो पॉज करोगे तो 1.5 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा, पर 2 घंटे में अगर आप 60 क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो जो हमारा इफेक्टिव क्वेश्चन इवेल्युएशन टाइम है दैट इज 1 घंटे में 30 क्वेश्चंस, तो 2 घंटे में 50 क्वेश्चंस बेटर है फिजिक्स में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा बेटा कि सबसे पहले स्क्रीन को पॉज करिए, आप 2 मिनट देखिए और बताइए कौन सा सही है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। तो अगर चार्ज कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, चार्ज 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल कांस्टेंट, चार्ज 0, और इसका सरफेस इक्वा पोटेंशियल सरफेस होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। तो इस सवाल का जवाब तुम्हारा कौन सा बन जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 3। बहुत शानदार। आगे बढ़िएगा बेटा, इसमें आपसे कह रहा है कि सम इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज आर शोन। आपको कुछ इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिखाए गए हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। ये फिगर आपको क्लियरली विजिबल ना हो इसलिए मैं आपको नया फिगर बना दे रहा हूं। आपके पास बेटा ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, कुछ इस टाइप का आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना है। कितना वोल्ट है बेटा? 40 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। ये डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस आपका 20 सेंटीमीटर है। गौर करिएगा, यह है आपका 10, यह है आपका 20। अब तुम समझना ध्यान से बच्चा, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है। ये है आप ये सी बात 10 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना है बच्चा? ये एंगल आपका 30 डिग्री है। अगर ये आपका 30 डिग्री है और तुमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया कि दोनों इक्वा पोटेंशियल सरफेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर इक्वा पोटेंशियल सरफेस के बीच मेरा लाल तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो रास्ता है निकालने का कि ये एंगल 30 है, तो बाकी बचा पार्ट कितना होगा बेटा? 60 डिग्री। तो अगर ये 10 है तो ये जवाब तुम्हारा कितना बनेगा बाबू? 10 का 60, है ना। तो मैं यहाँ से बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो ये होता है डेल्टा वी बटा डेल्टा आर। मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ इसलिए निगेटिव नहीं लगा रहा हूँ। गौर करिएगा, तो डेल्टा वी 40 में से 30 गया, 10 हो गया, और डेल्टा आर 10 का 60, तो 10 का 60 मतलब 1/2, तो जवाब होगा 5 सेंटीमीटर। अब मुझे सेंटीमीटर नहीं चाहिए, मीटर में चाहिए, तो 10 का पावर -2, तो ये होगा 5 दूनाए 10, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2 गुने 10 के पावर -2, दैट इज 200 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझे वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है आपको? 200 वोल्ट पर मीटर। चलिए भाई, ये बात तो समझ में आ गई। डायरेक्शन क्या होगा? तो अगर मैं बताऊं आपको डायरेक्शन के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वा पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अब परपेंडिकुलर सर ऐसे भी हो सकता है, नीचे की ओर भी हो सकता है, कौन सा डायरेक्शन लिया जाए? तो आपको लेना होगा हमेशा वो डायरेक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घट रहा है, क्योंकि एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। सही है ना बेटा? तो बताओ बच्चा कौन सी ओर घट रहा है? सर इस ओर घट रहा है। तो मैंने कह दिया कि डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है बेटा, तो नीचे का एंगल कितना होगा बच्चा?
60 डिग्री। तो मैं बताऊंगा कि जवाब होगा 200 वोल्ट पर मीटर। कितना एंगल बनाएगा? 60 डिग्री बनाएगा। कहाँ से बच्चा? एक्सिस से। आगे बढ़ जाइए यहाँ से बेटा। इसमें कह रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बिकम 7/6 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू व्हेन इट इज फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हुज थिकनेस इज 2/3d। अच्छा सुनिए क्या कहा है कि आपके पास बेटा कि कुछ इस टाइप का कैपेसिटर था, कुछ इस टाइप का बेटा कैपेसिटर था। तो इसका जो कैपेसिटेंस था बेटा वो कितना था? A एप्सिलॉन नॉट पूरे के बटा डी। आपने कहा है कि जब आप इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, आपने बेटा जब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो अच्छा डाइलेक्ट्रिक भर दिए तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका थिकनेस कितना है बेटा? 2/3d है ना। तो ऐसा करने से जो इसका कैपेसिटेंस होता है वो कितना हो जा रहा है बेटा? कैपेसिटेंस हो जा रहा है 7/6 टाइम। किसका? C0 का। एयर कैपेसिटर का जब प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं भरा था आपने, तो उस टाइम जो कैपेसिटेंस था उसका नया वाला कैपेसिटेंस 7/6 टाइम्स हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ के। हे बाबू ध्यान दो बेटा, C कितना होगा बच्चा? A एप्सिलॉन नॉट अपन D माइनस टी प्लस टी बटा के। क्यों? क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे भरा है बच्चा? पार्शियली भरा है ना, कंप्लीटली नहीं भरा है। गौर करिएगा तो C बराबर होगा बेटा कितना? C है तुम्हारा 7/6 C0 A एप्सिलॉन नॉट, ये होगा बेटा D माइनस T कितना होगा? D 2/3d, तो ये होगा बेटा 2/3d प्लस 2/3d अपान होगा के। हे मेरा टमाटर याद करना बच्चा, ये 6 C0 को क्या लिखेगा बच्चा? A एप्सिलॉन नॉट बटा d। यहाँ से बेटा A एप्सिलॉन नॉट बटा d कॉमन ले लो तो तुम क्या पाओगे बच्चा? कॉमन लेते ही आपको मिलेगा 1, नीचे होगा 1 माइनस 2/3 प्लस क्या होगा बेटा? 2/3 के। बात क्लियर है? इसको यहाँ से बाबू तुमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करोगे तो अब आपको ये कैलकुलेशन मिल रहा है 7/6 इक्वल्स टू 1/3 में से 2 गया 1 तो 1/3 और प्लस 2/3 के। ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा 7/3 प्लस 14/3 के। तो ये होगा बेटा 7/3 प्लस 14/3 के। और ये तुम्हारा किसके बराबर होगा बच्चा? ये होगा 6 × 6 के बराबर। तो ये होगा 14/3 के बराबर 6 माइनस 7/3। तो ये होगा 14/3 के इक्वल्स टू 6 3 जा 18 में से 7 गया तो 11 बचेगा अपान में 3। जी आप चले जाइए भाई। तो के की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? 11/14। ठीक है ना। तो ये सवाल थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका 14/11 के, दैट इज ऑप्शन नंबर के। बेटा क्वेश्चन में यहाँ पर ऐड कर लेना कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। जो स्लैब आपने इंसर्ट किया है बच्चा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। इसमें आपसे कह रहा है बच्चा कि व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज डेल क्यू फ्रॉम ए टू बी। किसी चार्ज को ए से बी तक ले जाने में कितना काम किया जाएगा। गौर करिएगा, ये एक चार्ज है। अगर ये कोई सिंगल सा चार्ज है बेटा और सर्कल है तो जो वोल्टेज यहाँ का वही वोल्टेज यहाँ का, तो ये बन जाएगा इक्वापोटेंशियल सरफेस। अगर इक्वापोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन कितना होएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये इक्वापोटेंशियल सरफेस है। बहुत शानदार। इसका बताइए बेटा, ये बताओ ये तीनों कैसे हैं बाबू? ये तीनों है पैरेलल में, तो इनका होगा इक्विवेलेंट 2 + 3 + 5, 2 3 5 5 10, तो इसका होगा 10। मतलब ये होगा बेटा तुम्हारा पहला 10, दूसरा कितना बेटा? 10। 10 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड, दोनों किस में है बेटा? सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट आधा होता है, तो 10 माइक्रोफैरड का आधा कितना होगा? 5 माइक्रोफैरड। यानी इसका इक्विवेलेंट तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा? 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं बच्चा। इसमें कह रहा है बेटा कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन इट्स प्लेट हैज कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफैरड। आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा जिसके प्लेट के बीच में एयर है। कुछ इस टाइप का माहौल है, कुछ इस टाइप का।
अच्छा, इसका कैपेसिटेंस कितना है बेटा, 9 पिको फेरेड सवाल ने दिया है, ठीक है। इसके बीच में एयर है, ठीक है भाई, तो इसको सी नॉट लिख दो बे, एयर वाला है। कहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ हाफ एंड फला 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 फला। समझ में आ रहा है सवाल? कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ हाफ and a substance of dielectric constant 7 in the space between them। कह रहा है बेटा कि अगर मैं तुमको ऐसे दिखाऊं कि इनके बीच में एक T बराबर हाफ का है ना, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा, 7 है। तो आपसे कहा है कि व्हाट विल बी कैपेसिटेंस। हे बच्चा पूछा है लाला नए का कैपेसिटेंस क्या होगा। अबे यार तुमसे ये पूछ रहा है, बोल दे बेटा नए का कैपेसिटेंस क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बटा के ए एप्सिलॉन नॉट। मुझे पूरा भरोसा है कि जो पिछला सेशन हुआ है जिसमें फर्स्ट बुक का सारा फार्मूला करवाया था मैंने, वहां से ये आप कंक्लूड कर लिए होंगे, है ना। अगर नहीं किए हो सारा फार्मूला तो एक बार जाओ उस सेशन में और कंप्लीट करो फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट के सारे फार्मूले को, तो मांझने में ज़्यादा मजा आएगा, बेहतर फील आएगा सवाल करने में। ध्यान देना बेटा, तो मैं बताऊंगा d माइनस टी मतलब होगा d बाई 2 और प्लस ये होगा बेटा d बाई 2, k का मतलब कितना है बेटा 7। आगे बढ़ जाओ बच्चा, तो a एप्सिलॉन नॉट बटा d कॉमन ले लो तो ऊपर बचेगा 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 14 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, इसी को तो सी नॉट कहते हैं। तो सी नॉट कितना दिया लाला, सी नॉट दिया है आपको 9 पिको फेरेड। हम पिको में ही डील करेंगे बे, 9 पिको फेरेड। ये होगा बेटा 1 अपान, ये होगा 1/2 प्लस 1/14। सुंदर लग रहा है कि नहीं बे, 1/14 सही लग रहा है। तो 9 इंटू एलसीएम कितना होगा 14, 14 आएगा ऊपर तो ये होगा 7 और प्लस 1 तो कितना होगा बाबू, ये होगा 14 इंटू 9 बटा 7 और 1 8, तो 9 इंटू 7 बटा 4, तो 9 7 63, ये होगा आपका 63 पूरे के बटा कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। यानी लगभग मिलेगा जवाब 4 1 जा 4, है ना, 4 1 जा 4, 23 हो गया, 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28, 4 5 जा 15.75, 15 पॉइंट। हिला कुछ मिस कर रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़ हम लोग क्या मिस कर रहे हैं इसमें। बेटा जी ध्यान दे लीजिएगा। ओ हो बाबू सवाल थोड़ा सा अच्छा है, देखो थोड़ा सा वेरिएशन किया क्वेश्चन ने, है ना। ये क्वेश्चन ना सवाल ने 2 चेंज लाया है, हम लोग एक ही चेंज को अडॉप्ट कर रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है बेटा, समझना, सवाल कह रहा है ना, कि आपके पास कुछ इस टाइप का एक कैपेसिटर है, ऐसे कुछ ऐसे, तो इसका जो कैपेसिटेंस है बेटा, इसका जो कैपेसिटेंस है वो है बेटा 9 पिको फेरेड। अब देखो इसमें 2 स्टेप है सवाल में। कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ। पहला काम क्या किया, डिस्टेंस को आधा कर दिया। तो पहला काम बेटा कि जो डिस्टेंस यहाँ का d था, हमने इस डिस्टेंस को आधा कर दिया है कुछ ऐसे। तो बाबू हमने डिस्टेंस को आधा कर दिया, मतलब कितना कर दिया बेटा, ये डिस्टेंस हमने कर दिया d/2। बहुत शानदार, हमने डिस्टेंस को आधा कर दिया। डिस्टेंस अगर तुम आधा करोगे तो c इक्वल्स टू होता है a एप्सिलॉन नॉट बटा d, तो c प्रोपोर्शनल 1/d, तो c बटा c डैश बराबर d डैश बटा d, है ना। तो c कितना है 9, c डैश नहीं पता, d डैश है d/2 बटा d, d से d काट दो, 2 यहाँ आएगा, 9 दूना 18 बराबर c डैश। तो ये जो कैपेसिटेंस बना बेटा वो कितना बन गया बाबू, तो ये बन गया 18 d डैश, मतलब 18 पिको फेरेड। अब कहा है, अब कैपेसिटर के प्लेटों के बीच आपने एक डाई इलेक्ट्रिक भर दिया है।
अब कैपेसिटर के प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक भर दिया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 7, तो C कितना होगा बाबू के सी डैश, तो 7 इंटू 18, तो जवाब कितना होगा 126 पिको फैरेड। तो सवाल को 2 स्टेप में तुमको सॉल्व करना है ना, तो ऐसे होगा इसका जवाब 126। करना क्या है बाबू, पहले का है डिस्टेंस हाफ किया है और बाद में अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज फील्ड। तो इस सवाल के 2 स्टेप होंगे, एक बार में सवाल ने केवल डिस्टेंस हाफ किया है और दोबारा एक सब्सटेंस फिल किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चा 7, ठीक है ना। आई होप ये सवाल मेरे सारे बच्चों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाइए, तो इसमें आपसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी थीटा की वैल्यू कितना है बेटा 0 डिग्री है ना। अच्छा, अब कहा है वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग द डाइपोल थ्रो 180 डिग्री। 180 डिग्री से डाइपोल को डिफ्लेक्ट करना है, ऐसा करने में कितना काम किया जाएगा। आपको मैंने कितनी बार सिखाया है, 0 से 90 PE, 90 से 180 PE, 0 से 180 2 PE, 0 से 60 PE/2, 60 से 90 PE/2, तो 0 से 180 जवाब कितना होगा बेटा 2 PE। बहुत शानदार। आगे बढ़ जाओ, इसमें कह रहा है कि इक्वा पोटेंशियल सरफेस एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट 0। अगर बहुत सारे चार्जेस हैं जिनका टोटल सम जो है वो 0 नहीं है, इसका मतलब है ये पूरा सेटअप कैसे बिहेव करेगा, जैसे यह पॉइंट चार्ज हो, तो पॉइंट चार्ज का जो इक्वा पोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा बेटा स्फेरिकल होगा। पक्की बात है, समझिए ये पूरा सेटअप बेटा ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि यह पॉइंट चार्ज हो, ठीक है। मतलब पास रहोगे तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा, थोड़ा सा दूर जाओगे तो ये बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह, तो दूर जाने पर ये करेगा बिहेव पॉइंट चार्ज की तरह। अगर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो कैसा होगा इक्वा पोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा, ठीक है बेटा। तो इक्वा पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा स्फेरिकल, जो कि दूर जाने पर आपका प्लेन बन जाएगा। हालांकि मैं ऐसे मान रहा हूं कि इतना ही दूर गया है जितना दूर स्फेरिकल मान सके, ठीक है ना। आंसर में प्लेन भी दे सकता है, हालांकि अगर ऐसा कहा है ये वाली क्वांटिटी की बहुत 0 नहीं है तो इसको स्फेरिकल मानना ही बेटर होगा। चलिए बेटा आगे बढ़ जाओ, इसमें कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया बेटा 20 वोल्ट पर मीटर एग्जिस्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है भाई। अच्छा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे है, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रो हाइट 60 सेंटीमीटर। कोई लोग है बेटा जो यहाँ से कितनी ऊंचाई जाते हैं 60 सेंटीमीटर, यानी कि 0.6 मीटर है बेटा ऊपर जा रहे हैं। ऊपर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलांग तो पोटेंशियल घटता है, तो मैं कह दूंगा पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना पोटेंशियल बढ़ेगा, तो डेल्टा बी बटा डेल्टा आर बराबर ई होता है। तो डेल्टा वी, आर का मतलब 0.6, ई का मतलब कितना होगा बेटा 20, तो इसको यहाँ ले जाओ, तो डेल्टा वी होगा 20 इंटू 0.6, इसको हटा दो, जवाब कितना होगा बेटा 12 वोल्ट। तब पोटेंशियल कितना बढ़ेगा बच्चा 12 वोल्ट। आगे बढ़ जाओ, कह रहा है कि फार ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस कितना है बेटा 2 माइक्रो फैरेड टू इस्टेब्लिश एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट कितना देना है बच्चा 2 मिली एम्पियर। द चेंज इन वोल्टेज यानी डेल्टा वी अपान डेल्टा टी क्या होगा। अरे भी बहुत आसान है मेरा चूजा टमाटर, बहुत आसान है। ये बताओ कैपेसिटर में चार्ज कितना होता है, Q बराबर CV। सवाल समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब है कि प्लेटों के बीच में कितना करंट है। अब आपको पता है प्लेटों के बीच में जितना करंट होगा बाहर भी उतना ही करंट होगा, क्योंकि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों बराबर होता है। ये सवाल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर से है, पर आसान है, तुम कर सकते हो। समझदार हो, मुझे पता है श्रीराम के सारे बच्चे एकदम मतलब हीरा है भाई, हीरा। अब समझिए, तो Q बराबर CV, तो बता दे बेटा dQ बटा dt, C तो कांस्टेंट है, dB बटा dt। अब इसको करंट कहते हैं, करंट बराबर C dB बटा dt। भाई जितना करंट बाहर उतना करंट अंदर ही तो होगा। अच्छा, I कितना है 2 10 के पावर -3 मिली है ना,
और ये बेटा 2 10 के पावर -6 dV बटा dt। इसको काट दीजिए बच्चा, इसको यहाँ ले आओ, 10 के पावर -3 में 10 के पावर +6 जोड़ दो तो 10 के पावर +3 बचेगा और ये वैल्यू मेरी किसके बराबर होगी बच्चा, dV अपान dt के। तो dV अपान dt कितना होगा बेटा, 10 के पावर +3। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ अगले सवाल के लिए। इसमें कह रहा है कि 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a from each other and a third charge -q is placed at the midpoint between them. The energy potential energy of the system की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। गौर करिएगा बेटा, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज Q एक चार्ज Q। कितना डिस्टेंस है 2a, इसके बीच में कितना चार्ज रखा है बाबू, -2q। और पूछा है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पैरेट ग्रीन की एंट्री हो चुकी है फटाक से। देख बेटा, कुछ ऐसे 2 पेयर बन गया और एक बन गया आपका तीसरा पेयर, पक्की बात है। अच्छा सुनिए, तो अगर मैं पहला पेयर देखूं तो ये डिस्टेंस a होगा, ये डिस्टेंस a और बड़ा डिस्टेंस 2a। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा k, पहला पेयर q1 q2, तो q1 q2 डिस्टेंस a। दूसरा पेयर k q1 q2 डिस्टेंस a। तीसरा पेयर k q1 q2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा बच्चा, 2a। गौर करिएगा, ये होगा k q स्क्वायर बटा a, ब्रैकेट में होगा -2 और ये कितना होगा बेटा, ये होगा आपका -2 और +1/2। ठीक है ना। तो जवाब कितना बनेगा आपका, जवाब बनेगा k q स्क्वायर, है ना, और पूरे के बटा कितना होगा a, 2 2 4, 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7, तो -7/2। k का मान रखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जवाब कितना होगा, सी वाला। चलिए इसका बताइए, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर r e एंड b। सुनिएगा, आपके पास क्या है बच्चा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है लाला, बच्चा मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और मैं बताऊंगा कि इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कुछ नहीं कहा है, तो समझो इलेक्ट्रिक कुछ नहीं कहा है बच्चा, इसका मतलब एक्सियल पोजीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, पोटेंशियल B है। आपको बताना है इक्वाटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा। सर सवाल ने ये तो नहीं कहा है इक्वाटोरियल, सवाल ने कहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेम डिस्टेंस आर ऑन इट्स इक्वाटोरियल लाइन। हाँ भाई, इक्वाटोरियल लाइन पर ही पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और पोटेंशियल क्या होगा। मेरे सारे टमाटर को पता है कि बाबू इक्वाटोरियल लाइन पर तो पोटेंशियल 0 होता है। क्यों? क्योंकि जितना इसके वजह से होगा उतना इसके वजह से होगा। यहाँ पर होगा -q चार्ज और यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा लाला, +q चार्ज। ठीक है बेटा, सुनना, तो मैं यहाँ से बताऊंगा कि जो नेट वोल्टेज होगा बेटा वो कितना बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। अगर मैं बताऊं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको पता है बेटा एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r³। यह आपका एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर मैं आपको बताऊं इक्वाटोरियल पोजीशन के बारे में, है ना, अगर मैं आपको बताऊं बेटा इक्वाटोरियल पोजीशन के बारे में, तो ये कितना होगा, kp/r³। इसका मतलब है एक्सियल का फील्ड कितना होता है, 2kp/r³ और इक्वाटोरियल का फील्ड कितना होता है बेटा, kp/r³। यानी अगर यहाँ फील्ड E है तो यहाँ फील्ड E/2 होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कि इक्वाटोरियल का फील्ड एक्सियल के फील्ड का आधा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E/2, वोल्टेज होगा कितना बेटा, 0। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E/2, वोल्टेज होगा 0। सवाल का ऑप्शन नंबर डी बन जा रहा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाइए। इसमें आपसे कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। आपको लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करवाना है। गौर करिएगा बाबू, क्या कंसेप्ट है इसमें मैचिंग में।
पहला कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज। तो सिंगल चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है तुम्हारा, ये होता है के क्यू पूरे के बटा क्या होगा बच्चा आर। ये पोटेंशियल है सिंगल चार्ज का के क्यू बटा आर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ए तो फर्स्ट से मैच कर गया। दूसरा कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। यानी ये आपका सेकंड से मैच, कहाँ से मैच करेगा बाबू, सेकंड फोर्थ से मैच कर गया। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फोर्थ। थर्ड बाबू कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शार्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है, जो फील्ड होता है, ये 2kp बटा आर क्यूब होता है। अगर आपसे इक्वाटोरियल में पूछेगा तो kp बटा आर क्यूब, भाई चाहे एक्सियल रहे चाहे इक्वाटोरियल रहे, जो रिश्ता है वो हमेशा 1/r क्यूब वाला ही रहेगा। तो मैं बता दूंगा बाबू कि रिश्ता हमेशा 1/r क्यूब वाला ही रहेगा, मतलब ये हो गया। अच्छा, अब ये सी बात है, चौथे का 3 हो जाएगा। आर्डर देखिए, तो मैं कहूँगा ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड। ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का बाबू ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड। ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बन रहा है बच्चा, ऑप्शन नंबर बन रहा है आपका डी वाला, सही है। चलिए इसमें बताइए, आपसे कह रहा है बाबू कि संधारित्र C1 पर कितना आवेश है। देख लो, मैं ये फिगर थोड़ा सा अपने तरीके से बनाता हूँ, जैसे आप लोग सॉल्व करने की आदी हैं। तो ये हो गया बैटरी, यहाँ पर आपने एक जगह लगा रखा है कितना, 8 माइक्रोफैरेड का। तो C1 कितना होगा बेटा, 8 माइक्रोफैरेड। अच्छा, इसके आगे आपने 2 ब्रांचेस लगा रखे हैं C2 कितने कितने का है, 4 माइक्रोफैरेड का है। तो आपने यहाँ पर बेटा 2 ब्रांचेस लगा रखे हैं, कितने कितने का बच्चा, 4 माइक्रोफैरेड का पहला वाला है और दूसरा कितना है आपका 4 माइक्रोफैरेड का। तुमने यहाँ से इनको ज्वाइन करके बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। गौर करना बच्चा, अगर ये बैटरी कितने की है, 6 वोल्ट की। अब सबसे पहले ये बताओ कि बैटरी से कितना चार्ज चल रहा है। जितना चार्ज बैटरी से चलेगा बाबू, वही चार्ज C1 में जाएगा, वही 4 में जाएगा, वही सब में सेम चार्ज ही जाएगा ना। अब गौर से देखना बाबू, ये बताओ 4 किस में है, पैरेलल में। तो इनका होगा 8 सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट 4। तो कुल इक्विवेलेंट जो मिल रहा है सी इक्विवेलेंट कितना होगा, 4 माइक्रोफैरेड। हाँ, एक बात, ये सारे कंसेप्ट देख करके कैलकुलेट करना मैंने अपने सारे कोर्स में सारे बच्चों को सिखाया है। कितना होगा बाबू, 4 माइक्रोफैरेड। दूसरी बात मैं आपको बताऊं बच्चा कि अगर वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो क्यू तुम्हारा कितना होगा बेटा, तो क्यू होगा मेरा CV, और C है 4, B है 6, तो जवाब कितना होगा, 24 माइक्रो कूलाम। ये सारा जवाब कूलाम है, तो ऑप्शन होगा बी, दैट इज 24 माइक्रो कूलाम। एक बात मैं आपको विशेष बताऊं बाबू, समझना कि ये जो सारे सेटअप हैं जिनमें मैं आपको समझा रहा हूं कि फिगर को देख करके 4 4 3 2 1 कितना कैसे होगा, अधिकांश सवालों का जवाब आप 15 से 20 सेकंड में दे सकते हैं। ये सारे ट्रिक और टेक्निक्स हमने अपने सारे बैचेस में इंक्लूड करे हैं। अगर आप अभी तक हमारे किसी बैच से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी ही हमारा होली के बाद यानी 18 मार्च से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें जुड़ सकते हैं और अपनी टेक्निक्स को इन्हेंस कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चंस का इजीली आंसर कर पाएं, आप चीज़ों को कम से कम समय में आप जवाब दे पाएं। ठीक है ना, आप जवाब दे पाएंगे, ये सवाल वैसे भी आप लगा पाएंगे, पर कम समय में लगाना है, महारत आपकी कम समय में लगाने की है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां से बताइए, कह रहा है कि 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन द फिगर। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच इफेक्टिव कैपेसिटेंस, गौर करना, 2 और 2 कितना होता है, 4, 4 और 12 होता है 3, 4 और 12 का सीरीज 3 होता है। ठीक है ना, हाँ, काउंटिंग याद रखना भाई। तो बोले ये श्री राम का पढ़ा रहे हैं वे, 4 और 12 का इक्विवेलेंट 3 बता रहे हैं। सुन बाबू, तो ये हो गया बेटा कितना, ये हो गया बेटा 4 माइक्रोफैरेड। इन दोनों को मिलाओ बेटा, ये कितना होगा बेटा, ये होगा तुम्हारा 3 माइक्रोफैरेड। कैसे होगा भाई 3 माइक्रोफैरेड, मुझे बता दिया जाए एक बार। तो बताओ, सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होता है, सीरीज में इक्विवेलेंट होता है C1 C2 पूरे के बेटा C1 प्लस C2। तो C1 कितना है बेटा 4, C2 है 12 बटे 4 प्लस 12। तो ये जवाब कितना होगा बच्चा, 48 पूरे के बटा होगा 16। तो जवाब होगा 3। बहुत शानदार, ऊपर है 3, नीचे है 2, 3 और 2 का पैरेलल होगा 5। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा,
5 माइक्रोफैरड। बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। इसमें आप बताइए, कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड, सी तुम्हारा कितना दिया है बच्चा 10 माइक्रोफैरड, और एक डाई इलेक्ट्रिक के है जो कि 4 है और इसको आधा भरा गया है, D/2 भरा गया है। आपसे कहा है फाइंड द कैपेसिटेंस विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, C0 की वैल्यू तुमको बतानी है। बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। ऐसे सवाल आपको मोस्टली सीवीटी में मिलेंगे, फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। सुनिएगा बेटा, ऐसे बताओ C बराबर क्या होता है, A/0 D-T और प्लस T/K। तो C है तुम्हारा A/0 D- जहां T लिखा है वहां लिख दो बेटा क्या D/2 और प्लस D/2K। आगे बढ़ जाओ बेटा, तो ये होगा A/0 D, ब्रैकेट में होगा 1/1 माइनस 1/2 और प्लस 1/2K। आगे बढ़िए बेटा, तो C तुम्हारा कितना होगा A/0 D, इसको C0 कह दो, ये होगा 1/1 में से 1/2 गया, क्या बचा बेटा 1/2 और प्लस 1/2K है, तो 1/2 छोड़ दो बेटा, K कितना है बच्चा 4, तो इंटू लिख दो 4। ठीक है बाबू, आगे बढ़ जाइए। C की वैल्यू कितनी दी है सवाल ने 10, तो C बराबर 10, C0 ये होगा 1/2 प्लस 1/8, तो ये कितना होगा बच्चा बोलिए आगे, तो ये होगा तुम्हारा 10 बराबर C0, इसका एलसीएम 8 होगा तो ऊपर 8 नीचे होगा 8 4 और प्लस 1, तो जवाब कितना होगा 10, 4 1 4 और 1 5, 10 5 50/8 बराबर C0। तो C0 कितना होगा 50/8, है ना। तो 8 6 48, 8 2 5 5 5 फला 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 6.25 माइक्रोफैरड। पक्का, बहुत आसान सवाल कैटेगरी होगा ये, ठीक है ना। आप इसको, हाँ मुझे पता है जिन बच्चों ने वीडियो पॉज किया होगा वो कर लिए होंगे, क्यों जो कर रहे हो ना पॉज। चलिए आगे बढ़ जाओ बेटा, इसका बताओ बच्चा। तो इसमें आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गौर करना। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वापोटेंशियल सरफेस। जी हाँ, ये बात सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्वापोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। बात नंबर 2 कह रहा है कि इक्वापोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज स्फेरिकल। जी नहीं बेटा, हमेशा स्फेरिकल नहीं होते हैं, केवल पॉइंट चार्ज के लिए इक्वापोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होते हैं, बाकी केसेस में इनका शेप स्फेरिकल नहीं होता है। बात नंबर 3 कह रहा है द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्वापोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज नेगेटिव। कह रहा है इक्वापोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा। भाई साहब ऐसा नहीं है, इक्वापोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को ले जाने में कोई भी वर्क डन नहीं किया जाता है, इसका मतलब बात नंबर सी भी गलत है। बात नंबर 4 कह रहा है इक्वापोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जी हाँ, अगर इक्वापोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट कर दी तो जहां इंटरसेक्शन होगा वहां पर 2 डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है इक्वापोटेंशियल सरफेस के, और जो कि रियल में पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है ये वाली बात सही है, 2 इक्वापोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बात नंबर 4 कह रहा है द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन अ इक्वापोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। जी हाँ, ये बात भी सही है, तो सही बन रहा है ए, डी और ई, तो आपका जवाब होगा ए, डी और ई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं लाल बेटा मेरा, यहां से आगे बढ़ो। इसमें कह रहा है कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज प्लेट कैपेसिटर विद बैटरी। हे बेटा, अगर विद बैटरी है इसका मतलब तुम्हारा चार्ज क्या होने वाला है बच्चा, इसका मतलब है तुम्हारा चार्ज कांस्टेंट होने वाला है। अच्छा, चार्ज कांस्टेंट अगर हो रहा है बाबू, सॉरी विद बैटरी है बाबू ना, अगर विद बैटरी है तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा, अगर विदाउट बैटरी होता है बेटा तो चार्ज कांस्टेंट होता। अब वोल्टेज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा सर, ये k गुना हो जाएगा। चार्ज कितना होगा बेटा, तो चार्ज भी तुम्हारा k गुना हो जाएगा। एनर्जी तुम्हारी कितनी होगी बेटे, एनर्जी भी तुम्हारी k गुना हो जाएगी। पावर तुम्हारा कितना होगा बेटा, पावर भी आपका k गुना हो जाएगा। ठीक है ना, पक्की बात है। क्यों भाई, क्योंकि एनर्जी बढ़ी तो पावर भी बढ़ेगा। तो सवाल कह रहा है चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल बढ़ेगा, विभव में परिवर्तन होगा।
ना, विभव में परिवर्तन नहीं होगा, विभव बढ़ेगा बक। डिक्रीज इन फील्ड, अबे भाई फील्ड होता है B/D रे टमाटर, तो ना B बदला ना D बदला तो फील्ड भी नहीं बदलेगा, तो कौन बदलेगा? इंक्रीज इन पावर, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपसे कह रहा है इसमें बताइए कि x और y के बीच में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। हे बेटा x y तो बैटरी से जुड़े ही नहीं हैं। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले सवाल देखो, कह रहा है कि तीनों कैपेसिटर को, देखो इसमें कह रहा है 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन अ बैटरी विद 2 वोल्ट बैटरी। इन तीनों को 2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर लिया गया है। अगर तुमने चार्ज किया है तो पहले में कितना होगा चार्ज? पहले में चार्ज होगा Q बराबर C इंटू वी, यानी होगा आपका C1V, तो C है इंटू 2, पहले में चार्ज 2C, दूसरे में चार्ज 2C, तीसरे में चार्ज कितना है बेटा 2C, सही है। अब इनको जोड़ दिया है सीरीज में, तो जब इनको सीरीज में जोड़ोगे बेटा तो सीरीज में जोड़ने पर कुल चार्ज कितना होगा? तो 2C प्लस 2C प्लस 2C, तो कुल चार्ज हो गया तुम्हारा कितना बेटा? कुल चार्ज हो गया है आपका 6C। अच्छा, और कुल कैपेसिटेंस कितना होगा? तो कुल कैपेसिटेंस इस वाले में होगा कितना? C/3। तो मैं कह दूं कि जो कुल चार्ज है Q नेट वो कितना होगा? 6C। कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा? तो मैं कह दूं कि ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में हैं, तो सीरीज में अगर n कैपेसिटर जुड़े हैं तो इक्विवेलेंट C/n होता है, तो ये इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा? C/3। पूछा वोल्टेज, तो वोल्टेज बराबर Q बराबर CV होता है, तो B बराबर Q/C, तो ये होगा 6C और बटा C/3। ऊपर आएगा बेटा ये होगा 18C/C, कैंसल, तो जवाब कितना मिलेगा बेटा? 18 वोल्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है बच्चा? ए वाला। ये आपका एक अच्छा सवाल था, पक्की बात है। चलिए इसमें से ये बात देखो, सवाल ने क्वेश्चन ने मेंशन भी नहीं किया है कि 3 संधारित्र बिना बैटरी के जुड़े हैं। इसको लिखना था कि तीनों संधारित्र बिना बैटरी के जोड़ दिए गए हैं। कौन से तीनों कैपेसिटर हैं? इन्हीं को जो चार्ज किया गया है बैटरी से, वही तीनों हैं। आगे बढ़ जाइए, इसमें कह रहा है कि फॉर द गिवन फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा सही है? बेटा गौर करिएगा बच्चा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, P वाला पास है, Q वाला दूर है, तो P का वोल्टेज ज्यादा, Q का वोल्टेज कम, तो मैं कह दूं P का वोल्टेज ज्यादा, Q का वोल्टेज कम। अच्छा यहां अगर मैं बताऊं बाबू, तो यहां निगेटिव वाली वैल्यू है, मतलब A का वोल्टेज ज्यादा, B का वोल्टेज कम, माइनस में होगा ना। अब आपसे कह रहा है BP माइनस BQ पॉजिटिव है। जी हाँ बेटा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, BP माइनस BQ पॉजिटिव है। दूसरी बात कह रहा है वर्क डन बाय आउटसाइड एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल चार्ज फ्रॉम B टू A। किसी चार्ज को B से A तक लेकर के जाना है, ठीक है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा। निगेटिव चार्ज ले जा रहे हैं, हे बाबू ये बताइए माइनस है, माइनस के पास माइनस चार्ज लेकर के जाओगे तो रिपल्सन देगा ना, तो रिपल्सन के बावजूद तुमको जबरदस्ती काम करना पड़ेगा, यानी कि वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब है बेटा कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है। अगर 1 सही हो गया तो दूसरे को क्यों ही देखना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहां बताइए, कह रहा है कि 300 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट सप्लाई। कैपेसिटेंस कितना है बेटा? कैपेसिटेंस है C1 लिखते हैं, C1 है बेटा 300 क्या बेटा? पिकोफैरेड। इसको कितने से चार्ज किया है? आपने चार्ज किया है बेटा 100 वोल्ट से, तो B तुम्हारा हो गया 100 वोल्ट। इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। इसका मतलब चार्ज तुम्हारा क्या रहेगा? कांस्टेंट। चार्ज है कितना बेटा? चार्ज है CV मतलब 300 इंटू में कितना होगा? 100, यानी ये पिकोफैरेड है तो 10 का पावर -12 है ना, तो ये कितना होगा तुम्हारा बेटा? ये अच्छा एक काम करो, ये 10 के पावर -1 लगाओ ही ना बे, तो लिख दो ऐसे ही। कितना होगा बच्चा? पिको कूलाम में चलेंगे हम, 3 1 2 3 4 पिको कूलाम। थोड़ा सा अच्छा लगता है बेटा, मतलब 10-10 की गड्डी बना के रखे रहो जेब में, भाई साहब बहुत पैसे हैं, और कौन कहे 500 का एक नोट रख लो बक। चलिए पिको कूलाम, तो ऐसे पिको कूलाम अच्छा लगता है, बट थोड़ा ज़्यादा है। कहा है कि अब इसी कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर के साथ समांतर में जोड़ दिया है, साथ में जोड़ दिया है, और दूसरा कैपेसिटर कितना है?
300 पिकोफैरेड का है लेकिन अनचार्ज है। तो ये पहले से 300 का था, एक ठो तुमने और जोड़ दिया 300 का, तो अब जो तुम्हारा C इक्विवेलेंट हुआ कितना हुआ 300, 300 मतलब 600 पिकोफैरेड बन गया। अब बताइए सवाल ने कहा कि बताइए इसमें कितनी एनर्जी लॉस हुई, तो एनर्जी लॉस बराबर शुरुआत की एनर्जी माइनस फाइनल। तो शुरुआत है बेटा Q स्क्वायर बटा 2C और फाइनल कितना है बच्चा, तो फाइनल तुम्हारा होगा बाबू Q स्क्वायर पूरे के बटा 2 और इसको C डैश लिख दो। चार्ज तो कांस्टेंट होगा भाई क्योंकि बैटरी हटी है, तो Q स्क्वायर बटा 2 कॉमन, तो 1 बाई C माइनस 1 बाई तुम्हारा क्या होगा लाला C डैश होगा। इसको लिखिए आगे, तो ये पीको को कन्वर्ट करो बाबू, तो 3 10 के पावर ये माइनस 12 होगा, तो 12 में 4 जुड़ेगा तो माइनस 8 कूलाम हो गया। तो ऊपरा जवाब कितना होगा बेटा 3 गुणे 10 के पावर माइनस 8 का स्क्वायर पूरे के बटा 2, 1 बटा C मतलब 300 पिकोफैरेड है बेटा, माइनस 1 बटा C डैश 600 पिको मतलब 10 के पावर माइनस 12, ऊपर आएगा 10 के पावर प्लस 12। आगे बढ़ जाइए बेटा, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 10 के पावर ये होगा 16 माइनस 16 पूरे के बटा 2, 10 के पावर माइनस 12 आगे आएगा प्लस 12। इसका बताओ 1 बटा 300 में से 1 बटा 600 घटेगा तो जवाब मिलेगा बेटा 1 बटा 600। ठीक है, अब कुछ ऐसा करिए कि ये होगा बाबू 9 इंटू 10 के पावर ये 2 ऊपर घट जाएगा, तो 9 बटा 6 दुनाए 12 और ये 10 के पावर माइनस 16 प्लस 12, ये प्लस 2 है ऊपर जाएगा माइनस 2, तो ये कितना होगा बाबू 0.7, 12 7 84, 12 25 60 इंटू 10 के पावर 16 2 18 में से 12 गया 6, तो जवाब होगा 0.75 माइक्रोजूल। तो कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, ऑप्शन नंबर सी के बराबर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। इसमें कह रहा है इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, एक रीजन है बेटा जहां पर तुम्हारा पोटेंशियल क्या है बच्चा, पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डेल्टा V बटा डेल्टा R। पोटेंशियल कांस्टेंट इट मींस व्हाट बेटा डेल्टा V 0, अगर डेल्टा V 0 होगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा बेटा 0 बन जाएगा। अगर डेल्टा भी तुम्हारा 0 होगा बच्चा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा बेटा 0 बन जाएगा। थोड़ा सा लाला आगे बढ़ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ऑप्शन नंबर बी बन जा रहा है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। आगे बढ़िए, इसमें आपसे कह रहा है इसका क्या होगा भाई, अभी पिछले सवाल में करवाया था कि P वाला पास है तो P का वोल्टेज ज्यादा होगा, Q वाला दूर है तो Q का वोल्टेज कम होगा। इसका मतलब है बेटा कि BP माइनस BQ पॉजिटिव होगा, तो BP माइनस BQ तुम्हारा क्या होगा बाबू पॉजिटिव होगा, यानी कि बच्चा ये वैल्यू तुम्हारी 0 से बड़ी होने वाली है। ठीक है बच्चा, चलिए यहां से आगे बढ़ जाओ। इसका बताओ प्लीज, स्क्रीन पॉज करके बाबू ट्राई करें आप प्लीज, इसको लाला मेरा स्क्रीन पॉज करके ट्राई करें बेटा प्लीज। चलिए सुनिए, इसमें आपसे कह रहा है बाबू ना कि आपके पास कुछ ऐसे एक कैपेसिटर है, लगभग ऐसे कुछ ऐसे 3 ब्रांचेज हैं ऐसे, यहाँ पर K1 भरा है, यहाँ पर K2 भरा है, यहाँ पर K3 भरा है। ये जो डिस्टेंस है आपका बाबू, ये डिस्टेंस आपका D/3 है, ये डिस्टेंस बेटा आपका D/3 है और ये डिस्टेंस भी आपका कितना है बच्चा D/3 है। तुमने यहाँ से इसको जोड़ रखा है कुछ ऐसे, है ना। अब समझिए, ध्यान दो, आपसे कहा है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा। बाबू समझिए, तो जो इसका C इक्विवेलेंट होगा, सबसे पहले इनका इंडिविजुअल निकालो कैपेसिटेंस, तो C1 कितना होगा K1 A एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो सबका सेम है, डिस्टेंस होगा D/3, तो ये होगा तुम्हारा कितना बच्चा 3K1 A एप्सिलॉन नॉट बटा D। दूसरा कितना होगा बेटा, ये होगा 3K2 A एप्सिलॉन नॉट बटा D। तीसरा कितना होगा बच्चा 3K3 A एप्सिलॉन नॉट पूरे के बटा क्या होगा बेटा D। सही है बच्चा। अब तुम यहां से मुझे बताओ कि इसका जो C इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा,
तो C इक्वावेलेंट होगा बेटा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसका उल्टा रखना है बेटा, तो D/3 के अपसाइलन, तो ये होगा D/3 K1 A अपसाइलन नॉट प्लस D/3 K2 A अपसाइलन नॉट प्लस D/3 K3 A अपसाइलन नॉट। गौर करना बच्चा, यहाँ से D/3 A अपसाइलन नॉट बाहर ले लो तो क्या पाओगे 1/K1 प्लस 1/K2 1/K2 और प्लस 1/K3, ये है आपका 1/C इक्वावेलेंट। थोड़ा सा बच्चा आगे बढ़ जाओ लाल, तो यहाँ से पाओगे 1/C इक्वावेलेंट बराबर ये होगा आपका D/3 A अपसाइलन नॉट। इसको मेरा बच्चा लिखेगा एलसीएम कितना होगा K1 K2 K3, तो ये एलसीएम बन रहा है बेटा K1 K2 K3, ऊपर होगा आपका K2 K3 प्लस K1 K3 और प्लस K1 K2, ठीक है, ये है 1/C इक्वावेलेंट। तो यहाँ से बताओ बेटा C इक्वावेलेंट कितना होगा, ये होगा 3A अपसाइलन नॉट अपान D इंटू होगा K1 K2 K3 पूरे के बटा होगा बेटा K1 K2 प्लस K2 K3 और प्लस K3 K1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चा, चलिए तो ये आपका फाइनल जवाब है। ठीक है बेटा, चलो बहुत शानदार। यहाँ से बेटा आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या मिलेगा आपको आगे बढ़ने पर। यहाँ से मिलेगा कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर सेंटर से काफ़ी दूरी पर जाओगे तो जो डाइपोल का फील्ड होता है ये 2kp/r³ होता है, या kp/r³ कर लो, इक्वाटोरियल में kp/r³, एक्सियल में 2kp/r³। तो हमें एक्सियल या इक्वाटोरियल से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि मेरा मेन मोटिव इस बात से है कि पोटेंशियल डिस्टेंस के हिसाब से कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है ना, तो मैं कह दूंगा कैसे बाबू, इनवर्सली। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सवाल ने कहा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कैसे होगा बेटा kp/r²। तो ये होगा तुम्हारा कितना kp/r²। तो कह रहा है बाबू डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगर वहीं आपसे पूछता कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो क्यूब ऑफ डिस्टेंस हो जाता। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाओ बेटा। इसका बताओ बच्चा, इसमें आपसे कह रहा है कि 300 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज विथ 100 वोल्ट सप्लाई, यानी 100 वोल्ट की सप्लाई से बाबू चार्ज किया गया है। ये सवाल तो ही पुराना वाला है, वे रिपीट हो गया है, 0.75 माइक्रोजूल आया था ना आंसर। चलिए इसका बताओ, कह रहा है कि द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस। अरे भाई पहले इसका C इक्विवेलेंट निकाल दो टमाटर, कितना होगा C1 C2/C1 प्लस C2। C1 कितना है बेटा 10, C2 है 20, नीचे बेटा 10 प्लस 20, तो जवाब होगा 200/30। तो आंसर कितना होगा बेटा 20/3 माइक्रोफैरेड। अच्छा, चार्ज कितना होगा, तो चार्ज होगा Q बाबू Q बराबर CV, तो ये होगा तुम्हारा Q बराबर CV। तो C कितना है बेटा 20/3। वोल्टेज कितना है बेटा आपका, वोल्टेज है 30, काट दीजिए 3 टेंजा हो जाएगा, तो जवाब होगा 200 माइक्रो कूलाम। ये जवाब कूलाम में होना चाहिए बेटा, तो इसका आंसर होगा C 200 माइक्रो कूलाम। आगे बढ़ जाइए यहाँ से बेटा। इसमें कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट चार्ज Q इज ब्रॉट नियर द सिंगल मेटेलिक स्फेयर। अगर आपके पास कोई सिंगल मेटेलिक स्फेयर है और इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका फ्रंट सिरा निगेटिव हो जाएगा, अपोजिट वाला पॉजिटिव हो जाएगा। इसको इंडक्शन कहा जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा भाई, अच्छा। कह रहा है स्फेयर बिकम निगेटिवली, बस टच करवाए नहीं, कहाँ से निगेटिव चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव? जी बिल्कुल नहीं, चार्जवाद नहीं हुआ है बेटा, खाली बस इलेक्ट्रॉन सब मतलब खींच गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। तो कह रहा है इंटीरियर में तो कभी चार्ज जाएगा ही नहीं क्योंकि कंडक्टर है। तो क्या है, इंटीरियर रिमेन्स न्यूट्रल, पक्की बात है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, ये भी सही है। नॉन यूनिफॉर्म का क्या सेंस है कि सामने वाला रीजन निगेटिवली होगा और अपोजिट का रीजन बाबू कैसा होगा,
पॉजिटिवली होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आपसे कह रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस इज इंक्रीज्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी, बाबू बताइए सिमिलर चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है ना बेटा, तो अगर डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, अगर निगेटिव चार्जेस होते, मतलब अपोजिट चार्जेस होते, एक पॉजिटिव होता एक निगेटिव होता, तब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती, निगेटिव में घटती, मतलब उसको बोलते कि बढ़ रहा है, हालांकि सेम है तो घट रहा है। इसको बताइए, कह रहा है द डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रिप मटेरियल हैविंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्ट्रिप हैविंग थिकनेस 2/5d इंक्लूडेड इन अ, अच्छा, ओहो, कह रहा है बेटा ना कि आपके पास एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइइलेक्ट्रिक है, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और जो इसकी थिकनेस है बेटा ये 2/5d है। तो जब इसको एक कैपेसिटर है बेटा, ऐसे सवाल है ना, मतलब पूछने का जरिया बदल दिया है, मतलब तरीका बदल दिया है ना, कुछ और कहना चाह रहा है, मतलब किसी अलग वाले वे में, कुछ ऐसा कि नहीं हमें कोई अनबन नहीं है, नहीं हमें कोई अनबन नहीं है, बस अब वो पहले जैसा मन नहीं है, खुद को सुलझा रहा हूं मैं, बाकी तुमसे कोई उलझन नहीं है। कुछ ऐसा वाला माहौल है कि सवाल ने मतलब ना चीजें पलट दी हैं। पहले बताएगा डाइइलेक्ट्रिक के बारे में, स्पेशली कह रहा है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रिप मटेरियल हैविंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल्स एरिया ऑफ स्ट्रिप एंड थिकनेस 2/5d। एरिया कैपेसिटर के प्लेट के एरिया के बराबर है और थिकनेस 2/5d है। अच्छा, इज इंक्लूडेड, इंसर्टेड कहना बेटर होगा, इंसर्टेड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज d और कैपेसिटेंस c रहा हो तो नए का कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस बेटा d है, कैपेसिटेंस c रहा हो, तो जब हम इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा। अरे भाई बता दो यार क्या होता है नया कैपेसिटेंस, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बटा के, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस, हे बेटा जहां लिखा है d तो तुम d को क्या लिख, t को क्या लिखोगे 2/5d, तो t होगा तुम्हारा बेटा कितना 2/5d और ये होगा बेटा 2/5d बटा k। 5 का नम 5 में से 2 गया 3, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3d/5 प्लस 2d अपॉन 5k। गौर करना बेटा d को बाहर निकाल दो तो ये होगा a एप्सिलॉन नॉट बटा d और ये होगा 1 अपॉन 3/5 प्लस 2/5k। इसको कहते हैं बेटा c स्टार्टिंग वाला, एलसीएम होगा 5 के ऊपर जाएगा, इसमें अगर 5 के आएगा 5 कटेगा 3k होगा, इसमें 5k होगा तो केवल 2k होगा। देखो ऊपर नीचे 5k की मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, तो नया कैपेसिटेंस कितना मिलेगा बेटा 5k अपॉन 3k प्लस 2, दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस। कितना बेटा 5k अपॉन 3k प्लस 2, तो आंसर होगा बच्चा आपका कितना 5k अपॉन 3k प्लस 2, डी वाला आंसर। इसका बताइए, कह रहा है कि द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज इन द यूनिवर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बेटा वो स्मॉलेस्ट चार्ज का बेटा इंटीजर मल्टीपल है, इसी को तो क्वांटाइजेशन कहेंगे। तो जवाब तुम्हारा क्या बनेगा बच्चा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पक्की बात है बेटा, तो इसी को हम बोलेंगे बाबू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे बढ़ जाओ बेटा, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है वो बताइए। तो कह रहा है टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। हाँ भाई, चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं, तो कंजर्व ही रहेगा, तो बाकी को क्या सोचना है। इसमें देखिए ऑल फ्री चार्जेस आर हाफ, ना भाई हाफ मल्टीपल नहीं होते हैं, इंटीजर मल्टीपल होते हैं। चार्ज कैन बी पॉजिटिव आर नेगेटिव, हेंस इट इज अ वेक्टर, ना चार्ज स्केलर है। टोटल चार्ज कंटेंट ऑफ अ चार्ज बॉडी इज 0, ये भी गलत है, तो जवाब कौन सा होगा आपका ए वाला। आगे बढ़ जाइए बेटा, इसमें सुनिए, कह रहा है आपसे कि एन इलेक्ट्रॉन व्हेन रिलीज्ड
फ्रॉम रेस्ट, एक इलेक्ट्रॉन को बेटा जब रेस्ट से रिलीज किया जाता है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा, समझिएगा बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया रेस्ट से, तो ये क्या करता है बाबू, ऊपर की ओर एक्सीलरेट होता है। अब बताओ, यानी फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, अगर नेगेटिव चार्ज पर फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, नीचे की ओर। अगर फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा बच्चा, नीचे की ओर होगा। ये बात सही है। अब कहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है 1.6 10 के पावर 12, तो जो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन तुमको मिला है बाबू वो 1.6 इंटू 10 के पावर 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मिल गया है एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपसे कहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अबे भाई F बराबर होता है QE। F तुम्हारा कितना होता है बाबू, F होता है MA बराबर QE। तो M कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास तो सारे बच्चों को पता है 10 के पावर -31। एक्सीलरेशन कितना है बेटा 1.6 10 के पावर 12, ये हो गया आपका 12। क्यू सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 के पावर -19 बराबर होगा E। कुछ कट पिट रहा है, इसको काट दिया जाए तो 9.1 10 के पावर 31 और ये 19 जोड़ दीजिए तो 40, बाबू नहीं सॉरी ये यहाँ आएगा तो प्लस होगा, तो ये होगा 19 और 12 यानी ये होगा आपका 31 और 31 से -31 खत्म, तो ये तुम्हारा कितना होगा बेटा 9.1 है ना। तो जवाब मेरा बनेगा 9.1 और डायरेक्शन कहाँ होगा बाबू, नीचे की ओर। तो 9.1 और डायरेक्शन होगा नीचे की ओर, मतलब जवाब कौन सा मैच कर रहा है, डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले सवाल के लिए। इसमें आप बताइए, कह रहा है क्वेश्चन कि द लॉ विच गिव्स द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस, दो स्टैटिक चार्ज के बीच में कौन सा नियम फोर्स देता है। ये सवाल CUT 2022 के हैं भाई साहब, आसान सवाल पूछे हैं। कह रहा है कौन सा बाबू, कूलाम का नियम, बस है ना। चलिए आगे बढ़िए। इसमें कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेरीज 1/r³। तो 1/r³ किसका वेरी करता है बाबू, आपने बताया है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो ये वेरी करेगा बेटा कैसे, 2kp/r³ से, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का है। चलिए आगे बढ़ जाइए। इसमें कह रहा है आपसे कि वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q कूलाम एलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ ऑफ लेंथ। हे बेटा अगर क्लोज्ड पाथ होगा, क्लोज्ड पाथ है ना, तो इस प्रोसेस में बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना 0, तो वर्क डन कितना बेटा 0, जहां फाइनल वही इनिशियल, तो वर्क डन 0। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बाबू वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पथ पर वर्क डन होता है 0। ठीक है ना। चलिए सोचो ऐसे कि सर्कुलर है भाई साहब, जहां से चला था वहीं आ गया, तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन कितना होगा 0। ये केवल कंजर्वेटिव है। अगर मैं ऐसे कहता कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ से गया और वापस आ गया, तो बताओ कितना काम किया गया, तो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शन में पाथ कैसा भी रहे वर्क डन होगा ही होगा। चलिए इसका बताइए, कह रहा है मैच द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। कितना होगा भाई साहब, तो स्फेरिकल सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/ε0 कैपिटल R² बटा स्मॉल r², या इसी को मेरा बच्चा KQ/r² के नाम से भी याद करता है। तो क्या होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो पहला होगा तुम्हारा यहां से। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, तो यूनिफॉर्मली चार्ज सेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो KQ/r होता है, तो ये तुम्हारा क्या होगा बेटा, ये होगा KQ/r। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर,
चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। चौथा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, तो ये तुम्हारा क्या होगा बच्चा, सर ये कांस्टेंट होगा। तो जवाब बताओ तो, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए थर्ड बी फोर्थ, ए थर्ड बी फोर्थ, केवल आपका डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ जाओ बेटा। इसमें आपसे कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। ठीक है भाई, अ चार्ज पार्टिकल इन दिस रीजन व्हाइल मूविंग एक्सपीरियंस ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है बाबू। अच्छा, द पार्टिकल इज गेटिंग एक्सीलरेटेड अलोंग इट्स पाथ, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। समझिए बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, किसी और होगा, चार्ज पार्टिकल को तुमने यहां छोड़ दिया, अब इस पर केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और यह क्या कर रहा है, अपने रास्ते पर एक्सीलरेट हो रहा है। अच्छा, तो क्या कंडीशन हो सकता है? अच्छा सुनिए, कह रहा है बाबू कि एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फला फला फला, चार्ज पार्टिकल पर केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और चार्ज पार्टिकल अपने रास्ते की ओर एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब जिस ओर चल रहा था फोर्स भी उसी ओर लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जिस ओर चल रहा है उसी ओर फोर्स भी लग रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा, ऐसे चलेगा, या ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, चार्ज पार्टिकल निगेटिव होगा तो ऐसे चलेगा, तभी तो जिस ओर चल रहा है उसी ओर फोर्स लगेगा। अब कंडीशन पढ़िए, कह रहा है चार्ज पॉजिटिव है और मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, बक चार्ज निगेटिव है और मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नहीं भाई, डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर होता तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था। चार्ज पॉजिटिव है, इट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और मूविंग अपोजिट, बट पॉजिटिव चार्ज अपोजिट नहीं मूव करेगा। निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और अपोजिट मूव कर रहा है। जी भाई देखो, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अपोजिट मूव करेगा तो इस पर फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही लगेगा। ठीक है बच्चा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बन जा रहा है। इसका बताया जाए बाबू, इसका बताएं। कह रहा है कि स्टेटमेंट 1, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्यूबिकल सरफेस इनक्लोजिंग n आइडेंटिकल डाइपोल इज 0। अगर किसी क्यूबिकल सरफेस में n आइडेंटिकल डाइपोल हैं तो एक डाइपोल का चार्ज 0 होता है, तो n डाइपोल का चार्ज भी तुम्हारा क्या होगा, 0। तो n डाइपोल का तुम्हारा चार्ज 0 हो जाएगा, ये बात तो सही है। फिर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, दूसरी बात भी सही है, मतलब स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, और क्यूब के अंदर नेट चार्ज 0 क्यों है, क्योंकि हर डाइपोल का नेट चार्ज 0 है। यानी स्टेटमेंट और रीजन एक दूसरे के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही हैं। तो मैं कहूंगा बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन्स आर करेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही हैं और स्टेटमेंट रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए ऑप्शन नंबर 1। चल बेटा, इसका बताइए। कह रहा है कि टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई अ वायर। ठीक है भाई, तो दो आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, दोनों को एक वायर से जोड़ दिया गया है भाई। अब कहा है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ दीज टू स्फीयर, इन दोनों स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। आपको पता है इन दोनों का वोल्टेज क्या होता है बेटा, दोनों का वोल्टेज सेम होगा क्योंकि जुड़े हैं। तो मैं कह दूं E बराबर होता है बेटा B/R, है ना। तो E1 इंटू R1 बराबर E2 इंटू R2। काहे कि यहाँ से E इंटू R तुम किसके बराबर पाओगे, वोल्टेज के, और वोल्टेज दोनों का सेम है। तो E1 R1 किसके बराबर है बेटा, E2 R2 के। तो E1 बटा E2 बराबर होगा बेटा R2 बटा R1 के। तो R2 बटा R1 के ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अच्छा सवाल था। इसमें आपसे कह रहा है बाबू, समझिएगा कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 6 मिली कूलाम एंड -12 मिली कूलाम आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर अपार्ट। देखिए दो चार्जेस हैं, मैं इसको नए पेज पे बना दूं, अच्छा समझ में आएगा। 6 माइक्रो कूलाम और -12 माइक्रो कूलाम। तो दो चार्जेस हैं आपके पास कुछ ऐसे बेटा, ये है आपका +6 मिली कूलाम है
ये है -12 मिली कूलाम। इनके बीच का डिस्टेंस है बेटा 18 सेंटीमीटर या मिलीमीटर, सेंटीमीटर है। अब कह रहा है आपसे कि इफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलाम इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, अगर इन दोनों के मिड पॉइंट पर एक चार्ज रख दिया जाए, कितने, +2 माइक्रोकूलाम का, आई थिंक माइक्रो है ना, हाँ, तो आपको बताना है कि इस पर नेट कितना फोर्स लगेगा। तो इस पर ये वाला रिपल्सन देगा और ये वाला अट्रैक्शन देगा। तो नेट फोर्स कितना होगा बेटा, तो नेट फोर्स, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो F1 + F2। तो K लिख दो बेटा। Q1 कितना है, 6 10 का पावर -3, Q2 2 10 का पावर -6, R और ये होगा, देखो ये पूरा 18 था, तो आधा डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बेटा 9, तो ये होगा 9 10 के पावर -2 का स्क्वायर। ये तो सबको याद है ना भाई, फोर्स बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसमें तो नहीं ना परेशान हो रहे हो, कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं। F2 कितना होगा बेटा, F2 तो K, Q1 है आपका 6, Q2 है -12, ये मिली में है बेटा ना, ओए होए होए, सुनिए देखो इसका K, Q1 है आपका 2 10 के पावर -6, Q2 है 12 10 के पावर -3। बोलिए देखिए F2 जो है इसके बीच का फोर्स है बटा R, तो डिस्टेंस होगा 9 10 का पावर -2 का स्क्वायर। गौर करिएगा बाबू, देखो 6 दुनाए 12, तो K होगा इंटू 12 होगा बटा 9 का 81 हो जाएगा। 10 के पावर देखिएगा -3 -6 -9, नीचे होगा -4, ऊपर आएगा +5 +4, तो -4 -9 +4 ये होगा -5 प्लस ये होगा 12 दुनाए 24, तो ये होगा K इंटू 24 बटा 81, 10 के पावर 6 3 9 में से 4 गया -5। आगे बढ़ जाओ, तो ये होगा 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू 12 बटा 81, 10 के पावर -5 प्लस 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू 24 बटा 81, 10 के पावर -5। ये होगा 9 बार जाएगा, ये होगा 9 बार जाएगा। देखिए 24 बटा 9 12 बटा 9, तो 24 और 12 36 बटा 9, 10 के पावर 9 में से 5 गया 4, तो जवाब होगा 36 बटा 9 10 के पावर -4, यानी 4 10 के पावर -4 न्यूटन। तो जवाब होगा तुम्हारा 4 10 के पावर +4 न्यूटन बाबू, ठीक है ना। 4 10 के पावर कितना होगा बेटा, +4 न्यूटन। ये जवाब +4 है बेटा, ठीक है ना। देखो 9 में से 5 गया 4 बचा, बस आगे बढ़ जाइए यहाँ से, ठीक है। इसमें कह रहा है द 3 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैविंग इक्वल डाइपोल मोमेंट्स आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। तो एक डाइपोल तुम्हारा P0, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, ठीक है भाई। व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड E0 J कैप इज अप्लाइड, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करा गया है, कैसे बेटा, एक्सटर्नल फील्ड तुम्हारा ऐसे अप्लाई हुआ है, समझिए कहाँ बाबू, ऐसे E0 J कैप, तो एक्सटर्नल फील्ड ऐसे अप्लाई किया गया है E0 J कैप। चलिए, टार्क एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम, सिस्टम पर कितना टार्क लगेगा, तो बताइए ये वाला तो इसी की दिशा में है, तो जो इस पर टार्क लगेगा बेटा वो 0 हो जाएगा, इस पर कोई समस्या नहीं। तो जो इस पर टार्क लगेगा बाबू, इसमें बताओ टार्क और फील्ड के बीच का एंगल 90, तो इस पर टार्क लगेगा P0 इंटू E, तो ये हो गया इसका टार्क। ये बताइए ये 30 डिग्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ऐसे है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल ये वाला बनेगा। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30, तो ये कितना होगा 150। तो इस पर जो टार्क लगेगा बेटा वो कितना लगेगा, PE साइन 150, तो P0 E, और जो तुम्हारा साइन 150 बन रहा है बेटा, साइन 150 जो बनेगा मैं इसको लिख पाऊंगा कितना, साइन 90 + 60 cos 60 √3/2,
तो ये होगा तुम्हारा √3/2 P0 E, सही है। अच्छा अब मुझे बताओ क्या होगा डायरेक्शन। तो मैं अगर बताऊं बाबू आपको, है ना, कि साइन 90 + 60, अच्छा cos 60 होगा बेटा, और cos 60 मतलब 1/2 होता है बेटा, cos 60 मतलब 1/2 होता है, 1/2। ये कितना होगा बेटा, P0 E पूरे के बटा 2। तो अब बताओ दोनों का टार्क नेट कितना होगा। तो इसका टार्क ऐसे PE sin थीटा के कैप, इसका बताओ PE sin थीटा के कैप, दोनों बाहर की ओर होगा तो जोड़ लो P0 E + P0 E/2 मतलब 3/2 P0 E। तो जवाब कितना होगा 3/2 P0 और साथ में E भी होगा। तो इसका जवाब कितना होगा बेटा 3/2 P0, बाबू इसके साथ E भी होगा, तो 3/2 P0 E। ठीक है बच्चा, कुछ ऐसे। आगे बढ़िए, डायरेक्शन निकालना सीख रहे हो ना, कि अगर ऐसे वेक्टर P है, ऐसे वेक्टर E है बेटा, तो जो P क्रॉस E होगा, P क्रॉस E तुम्हारा बाहर की ओर होगा। ठीक है बच्चा, इसको बताओ। कह रहा कि 2 इक्वल चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इनसाइड अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 2 इक्वल चार्जेस हैं बेटा, कितने के हैं 2 माइक्रोकूलम के, है ना, और ये क्या है बाबू, एक स्फेरिकल सेल के अंदर रखे हैं जिसका रेडियस कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अबे भाई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा Q इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज कितना है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 माइक्रो मतलब 10 के पावर -6, और एप्सिलॉन नॉट कितना होगा बेटा 8.85 10 के पावर -12। ये जोड़ लो तो कितना होगा 10 के पावर +6, तो ये होगा 4 बटा, इसको लगभग 9 मान लिया जाए तो 10 के पावर +6, तो 0.9 चौका 36, 9 चौका 36 10 के पावर 6, तो 4.4 10 के पावर समथिंग के राउंड। तो जवाब तुम्हारा कौन सा बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी वाला, अप्रॉक्सीमेट। चलिए बच्चा जी आगे बताइए। इसमें कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड X इज मेजर्ड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस r। एक सेल है, रेडियस r है, कंडक्टिंग सेल है बाबू, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने कितना नापा है x, तो यहां से 3r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब ये सब बाहर की बात है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है बेटा 1/r² की, तो E/E' बराबर r' बटा r², r' बाबू बटा r पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो E तुम्हारा है x, E' नहीं पता, r' होगा बेटा 3r, तो 3r का स्क्वायर 9r², पूरे के बटा कितना होगा बच्चा r²। तो यहाँ से या लो बाबू आगे x/9 बराबर E', तो E' तुम्हारा कितना मिलेगा बेटा x/9, बस। ठीक है बेटा, चलिए बच्चा जी आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले टर्म की ओर। इसमें कह रहा है सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस r हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल डिस्टेंस 2r। अगर सर्कुलर लैमिना है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाबू वो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है। ठीक है ना, कितनी भी दूरी पर तुम पूछ लो, है ना, डिस्क है ना भाई, डिस्क है ना, तो यहाँ से 2r दूरी पर फील्ड कितना होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। आगे बताओ इसका बोल बेटा। कह रहा है आपसे, ये सवाल अच्छा है, सुनो। कह रहा है बेटा कि 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A एंड B कैरिंग चार्जेस Q एंड 3Q रिस्पेक्टिवली आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस इन वैक्यूम मीडियम। ठीक है भाई, द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन देम इज F। थर्ड स्फीयर C कैरिंग अ चार्ज 3Q इज ब्रॉट इन द कॉन्टेक्ट विथ स्फीयर A। सुनिए बाबू, समझिएगा क्या हुआ है। आपके पास 2 स्फीयर थे बाबू ऐसे, एक स्फीयर A था, एक स्फीयर B था। इन पर जो चार्ज है वो कहाँ है Q और 3Q है, Q और 3Q है। ये वैक्यूम में बेटा कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, रखे रहे भाई, और कहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा F फोर्स लग रहा है। अब सवाल कह रहा है बाबू F लग रहा है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि एक तीसरा स्फीयर है बाबू, तीसरा स्फीयर है ना। क्या हुआ है बाबू कि जिस पर चार्ज
C है, इस पर चार्ज 3Q है। इसको ला करके कहा है थर्ड स्फीयर इज brought in contact with A and then in contact with B। तो फर्स्ट को जब तुम A के पास लेकर के आओगे, समझना बेटा, जब तुम फर्स्ट को A के पास लाओगे तो चार्ज बचता है आधा आधा, तो 3Q और 1Q होगा 4Q। तो 4Q का आधा इसको मिलेगा 2Q और इसको मिलेगा बेटा कितना 2Q। और अब इसके बाद इसको ले जा रहे हो यहाँ पर, यहाँ ले जाओगे तो 2 3 कितना होगा 5Q, यानी इसको कितना मिलेगा बेटा 5Q/2, दूसरे को कितना मिलेगा बेटा 5Q/2। तो अब जो नया सेटअप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। टच करवाने के बाद इस पर चार्ज होगा 5Q/2, इस पर चार्ज होगा 2Q, डिस्टेंस F। तो नए का फोर्स हुआ कितना होगा K Q1 Q2 पूरे के बटा R² D²। इसको यहाँ से काट दीजिए 2 2, तो F डैश कितना होगा K Q² और पूरे के बटा क्या होगा बच्चा D²। यह है तुम्हारा F डैश 5KQ²/D²। अच्छा, शुरू में कितना फोर्स था बेटा, शुरू में F था, तो शुरुआत में F होगा K, चार्ज कितना है Q, दूसरा चार्ज 3Q और पूरे के बटा डिस्टेंस कितना होगा D²। तो शुरुआत का फोर्स था 3KQ²/D²। F/3 किसके बराबर मिलेगा बच्चा, ये होगा KQ²/D²। बस हो गया। तो जहाँ KQ²/D² लिखा है बेटा, वहाँ तुम क्या लिखोगे 5 और ये होगा F/3। तो नया वाला फोर्स कितना मिलेगा बेटा, नया वाला फोर्स मिलेगा 5/3F। ठीक है बच्चा, तो जो तुम्हारा नया फोर्स मिल रहा है वो मिल रहा है 5/3F। कोई ऑप्शन, अरे भाई साहब कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, क्यों भाई क्यों F/3 A के संपर्क में लाते हैं और फिर B के संपर्क में, उन दोनों गोलों के बीच नया बल कितना होगा। तो शुरुआत का बल हो गया K Q1 Q2/R², सही बात है बाबू। बाद में होगा A के पास लाओगे तो ये होगा 2Q, सही है। फिर 5/2Q, तो K Q1 Q2/R²। हे बाबू, इसका जवाब लाना 5/3 ही होगा, क्योंकि ऐसे कुछ गड़बड़ कर नहीं रहे हैं। इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द टू स्फीयर विल बी। हे बाबू, इसमें ना ये जो फर्स्ट ऑप्शन F/3 है, यहाँ पर आगे 5 भी ऐड कर लो, 5F/3 और B हो जाएगा आपका आंसर। 5F/3 बाबू और B आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, कुछ ऐसे। चलिए, तो B होगा आपका आंसर 5F/3 और कोई चांस तो बन नहीं रहा है। 3Q 4Q। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ ψ0 E² हैज डायमेंशन। आपको पता है ना, एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ ऑफ ψ0 E², यानी ये क्या है बेटा, ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी होता है mL² T⁻², वॉल्यूम होगा L³, तो ये होगा mL⁻², T⁻²। दो से कोई मतलब है नहीं, बस मुझे डायमेंशन चाहिए, तो mL⁻⁻1 T⁻², ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, इसका ऑप्शन सी बन जा रहा है। इसका बताइए, कह रहा है कि अ कंडक्टर स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हे बाबू, सेंटर पर उतना होगा जितना सरफेस पर होगा, और सरफेस पर कितना होता है σ/ε0 तो सेंटर पर भी कितना होगा जितना सरफेस पर है, σ/ε0 आगे बढ़िए, इसका बताइए। कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 इफ Q इज अ चार्ज, R इज द डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट
लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको कुछ कुछ मैच करवाना है, गौर करेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपसे कह रहा है बच्चा कि मैच करवाइए। तो विभव क्या होता है बाबू, बिंदु आवेश के कारण विभव, तो ये होता है KQ बटा आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव होगा वो होगा आपका KQ बटा आर स्क्वायर। ठीक है भाई, सुनिए, तो ये होगा आपका KQ पूरे के बटा आर स्क्वायर। K को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को लिख देते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर पूरे के बटा स्मॉल आर स्क्वायर, काट दो तो सिग्मा आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। पहला होगा ऐसे, तो कोई मैच कर रहा है ऐसे बाबू? नहीं। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कैसा होगा बाबू? हे बाबू यहाँ 1 होना चाहिए, तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल C हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो ये होता है 2K लैम्डा बटा आर। बाबू ये ऊपर 1 लिखा है बाबू ना, इसको आप मिस कर दो प्लीज़। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 2K लैम्डा बटा आर नहीं होता है, तो K की वैल्यू रखोगे तो इतना मिलेगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो इसको आप सही कर लीजिए प्लीज़ बाबू। तो ये होगा तुम्हारा कितना बेटा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन, तो ये होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये पहला होगा आपका चौथा, पहला चौथा दूसरा दूसरा तीसरा पहला, पहला चौथा दूसरा दूसरा तीसरा पहला, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। चलिए इसका बताइए, द यूनिट ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल का यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल को लाला कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि वैद्युत फ्लक्स। और जो इसका यूनिट होता है बाबू, ये होता है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट dA। तो E होगा न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, या बोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। काट दीजिए भाई, तो ये या तो बोल्ट मीटर होगा या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है नहीं, तो जवाब तुम्हारा कौन सा होगा लाला? बोल्ट मीटर। ठीक है चूजा, इस प्रकार तुमने ऐसे 50 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है ना बाबू? कैसा लगा CUT का ये सेशन? आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड के 2022, 23 और 24 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं। ऐसे नहीं, इतने हैं और भी हैं, बट आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये सेशन आपको कैसा लगा, CUT में पूछे गए प्रश्नों का लेवल क्या रहा है और आपकी तैयारी का लेवल क्या रहा है। ठीक है, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर।